आगे बढ़ते हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र में। आज का हमारा क्वेश्चन है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र को समझाइए। तो देखो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और आपको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो दोनों तीनों चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है, देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र में इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। और ये लिया गया है ग्रीक भाषा के शब्द। ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से। कहाँ से लिया है? ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है? माइक्रोस से लिया गया है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। बस इसी में आपका पूरा आंसर फिट बैठ गया है। ठीक है, अगर इतना सा आप याद रख सकते हैं तो इससे आप पूरा आंसर बना सकते हैं। कैसे समझना? व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो, जो कि ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है छोटा। ठीक है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है? छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम बात करें समष्टि की, तो पहले व्यष्टि पढ़ लेते हैं। देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं। ठीक, जो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है। व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा। ठीक, इसके अंतर्गत क्या बताया है? छोटी छोटी इकाइयों का, मतलब कि जो इसके अंतर्गत आपको यहाँ से ये देखना है क्या लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत देश की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? छोटी छोटी इकाइयों का। इसके बाद हम देखते हैं व्यस्त समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम मैक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो। और ये कैसे बना हुआ है? तो ये मैक्रोस से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? मैक्रोस से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है बड़ा। ठीक, कहने का मतलब इसमें बड़ी बड़ी इकाइयों का, मतलब दीर्घ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का आंसर क्या हो जाएगा? देखो समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से बना हुआ है। और समष्टि का अर्थ होता है बड़ी बड़ी इकाइयों का सामूहिक अध्ययन करना, जैसे कि हम बात करें राष्ट्रीय आय। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका जो उदाहरण है वो है जैसे एक परिवार। एक परिवार का अगर हम अध्ययन करते हैं, एक परिवार की आय का या भी जो भी आर्थिक स्थिति वगैरह का अध्ययन करते हैं, तो वो हो जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी इकाइयों का सामूहिक अध्ययन करते हैं तो वो जाएगा राष्ट्रीय आय में। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपके व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा और आप इसे याद भी कर पाएंगे। अब ऐसा ही आपके ये भी पूछ लिया जाता है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले पॉइंट की, तो क्या लिखना है? देखो वह अर्थशास्त्र जिसमें सूक्ष्म, लघु और व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, मतलब छोटी छोटी इकाइयों का। ठीक है, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और वह अर्थशास्त्र जिसमें दीर्घ और सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, मतलब बड़ी बड़ी इकाइयों का, वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र। सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो क्या होता है? विस्तृत होता है। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में भी बैठ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपको दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपके इसका भी पूछ सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जा सकता है, सॉरी क्या कहा जाता है। तो देखो इसको क्या जाता है? रोजगार सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? रोजगार सिद्धांत। उसके बाद इसका चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग व पूर्ति की व्याख्या करता है। ठीक, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र समग्र मांग और समग्र पूर्ति की व्याख्या करता है। ठीक, देखो व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत और व्यक्तिगत फर्म। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण। समष्टि की हम बात करें तो सामूहिक मांग, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत और बेरोजगारी, ये सारा काय में चला जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपके बन के आता है परीक्षा में, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में सॉरी की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। तो अब आपको आंसर लिखना कैसे है समझ लीजिए। देखो आंसर आपको ऐसे लिखना है कि एक तरफ आप लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं और उसमें आपको ये चारों पॉइंट डाल देने हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो विशेषता है उसमें चारों पॉइंट आपको डाल देने हैं। और जब समष्टि अर्थशास्त्र की बात आएगी तो समष्टि अर्थशास्त्र में आपको क्या करना है? तो उसमें चारों पॉइंट डाल देने हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? चारों पॉइंट को डाल देंगे। ठीक है गाइस, तो ये था आपके व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके साथ हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था।
तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो केंद्रीयकृत का मतलब क्या हो रहा है, समझ लो। केंद्रीयकृत, ठीक है, केंद्रीयकृत का मतलब होता है अंडर गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब जो भी काम होंगे वो सारे गवर्नमेंट के अंडर होंगे। और बाजार का मतलब क्या हो जाएगा, बाजार का मतलब सेल्फ, मतलब कि निजी, ठीक है, किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, निजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके सारे काम कौन करेगा, सरकार, और इसके काम कौन करेगा, स्वयं करेगा, बाजार, ठीक है। तो देखो केंद्रीकृत योजना योजना अर्थव्यवस्था जो है उसको समाजवाद अर्थव्यवस्था भी हम बोलते हैं, और बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी बोलते हैं। अब समाजवाद का मतलब सरकार का है, समाज का, और पूंजीवादी का मतलब होता है निजी या स्वयं का, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं इसका पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, सभी आर्थिक क्रियाकलापों की योजना सरकार बनाती है। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद ये रखना है कि जो सभी क्रियाकलाप होते हैं वो सरकार, ठीक है, और इसमें सभी आर्थिक क्रियाकलाप बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। क्योंकि ये बाजार अर्थव्यवस्था है, निजी है, तो इसके जो जितने भी क्रियाकलाप है वो किसके द्वारा होंगे, बाजार के द्वारा, ठीक। उत्पादन के साधनों पर या तो सरकार का या समाज का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है यहाँ पे अधिकार, क्या होता है, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो देखो जो उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उन सभी पर सरकार या समाज का स्वामित्व होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अगले तीसरे पॉइंट की, तो आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। अब देखो मेरी बात सुनना है यहाँ पे, ये समाजवाद या सरकार के अंडर है, ठीक। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का तो बात ही नहीं होती है। कैसे भाई, कोई भी इंसान अगर इनके अंडर काम कर रहा है तो उसको इतनी स्वतंत्रता नहीं होगी कि उसकी इच्छा अनुसार काम करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। लेकिन जो बाजार अर्थव्यवस्था है ये तो मतलब वो खुद का स्वामित्व है, मतलब खुद के, उसका खुद का स्वामित्व होता है, उसका खुद का अधिकार होता है, तो उसमें आर्थिक स्वतंत्रता होती है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है, लेकिन इसमें आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है, पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाएगी, ठीक। इसमें उत्पादन समाज के कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात करें, ठीक है, तो इसमें सभी में तो समाज का ही कल्याण करेंगे, समाज मतलब लोगों का, ठीक है। लेकिन इसमें उत्पादन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि ये निजी स्वामित्व में आ रही है, ठीक है। तो ये निजी स्वामित्व में आ रही है, इसलिए इसमें जो भी उत्पादन किया जाएगा वो काय के लिए किया जाएगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो देखो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। देखो हमने देखा है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जो कि लास्ट में समझा है, ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट में इसका पहले दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद हमने देखा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद हमने देखा समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र। और उसके बाद हमने क्या देखा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए, ये, ठीक है, ये। और मैंने बोला है आपको कि एक आपको क्वेश्चन परीक्षा में ऐसा बन के आएगा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखी है। तो जब आपकी विशेषता पूछी जाए तो आपको क्या करना है, अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता पूछते हैं तो इसके जो अंतर वाला जो कॉलम है, चारों पॉइंट आपको विशेषता में डाल देना है व्यष्टि। और अगर समष्टि की बात करें तो समष्टि का जो कॉलम है, इसके जो 4 पॉइंट है ये आपको डाल देना है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता में, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।